हेलो दोस्तों, तो आज का अपना टॉपिक है नेचर ऑफ इक्विटी। तो नेचर, पहले हम ये समझते हैं कि नेचर ऑफ इक्विटी होता क्या है। तो इक्विटी एक ऐसी लीगल कॉन्सेप्ट है जो फेयरनेस, जस्टिस और गुड कॉन्साइंस पर बेस्ड है। जब कभी लोग के स्ट्रिक्ट रूल्स किसी केस में अनफेयर रिजल्ट देने लगते हैं, तब इक्विटी उसको जस्टिस दिलाने में हेल्प करती है। सिंपल वर्ड्स में नेचर ऑफ इक्विटी हमें बताती है कि इक्विटी की खासियत क्या है और ये लीगल सिस्टम में कैसे काम करती है। ठीक है, आप इस लाइन से इसको याद रख सकते हैं। लॉ फॉलोज रूल्स बट इक्विटी फॉलोज फेयरनेस। यानी लॉ कभी कभी सिर्फ रूल्स को देखता है, लेकिन इक्विटी ये देखती है कि किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है। इसीलिए इक्विटी को एक ऐसा सिस्टम माना जाता है जो लॉ की शॉर्टकमिंग्स को दूर करके हर व्यक्ति को फेयर जस्टिस दिलाने की कोशिश करता है। अब हम इक्विटी के नेचर और उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, अब इक्विटी का नेचर करते हैं। इक्विटी का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट नेचर है फेयरनेस और जस्टिस। इक्विटी का फाउंडेशन फेयरनेस, गुड कॉन्साइंस और नेचुरल जस्टिस पर डिपेंड होता है। जब लॉ के स्ट्रिक्ट रूल्स किसी पर्सन के साथ अनफेयरनेस या हार्डशिप क्रिएट करते हैं, तब इक्विटी इंश्योर करती है कि एक्चुअल जस्टिस मिले। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो इक्विटी सिर्फ ये नहीं देखती कि लीगली क्या सही है, बल्कि ये देखती है कि मोरली और फेयरली क्या सही है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई पर्सन फ्रॉड करके किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है, तो इक्विटी उसे प्रॉपर्टी वापस करने के लिए कंपेल कर सकती है, चाहे ऑर्डिनरी लॉ में उस सिचुएशन के बारे में कोई रेमेडी दे रखी हो या ना दे रखी हो। इसलिए कहा जाता है कि इक्विटी इज द वॉइस ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस। इक्विटी का सेकंड इंपॉर्टेंट नेचर है इक्विटी सप्लीमेंट्स द लॉ। इसका मतलब है कि इक्विटी लॉ को रिप्लेस या डिस्ट्रॉय नहीं करती, बल्कि लॉ के साथ मिलकर काम करती है। जहां लॉ में कोई गैप, डिफिशियंसी या लिमिटेशन होती है, वहां इक्विटी उस गैप को फिल करके जस्टिस इंश्योर करती है। सिंपल वर्ड्स में इक्विटी लॉ की कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि उसकी हेल्पर है। इसी आइडिया को एक फेमस प्रिंसिपल में कहा गया है, इक्विटी असिस्ट द लॉ वेयर द लॉ इज डिफेक्टिव। यानी जहां लॉ किसी प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं दे पाता, वहां इक्विटी सपोर्ट करके फेयर रेमेडी प्रोवाइड करती है। इसलिए इक्विटी का काम लॉ को स्ट्रेंथन करना और कंप्लीट जस्टिस दिलाना है, ना कि लॉ को रिप्लेस करना। तो इक्विटी का थर्ड इंपॉर्टेंट नेचर है इक्विटी करेक्ट्स द रिजिडिटी ऑफ लॉ। मतलब कभी कभी लॉ के जो रूल्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट और रिजिड होते हैं। अगर उन्हें हर सिचुएशन में एग्जैक्टली अप्लाई किया जाए तो कई बार अनफेयर रिजल्ट आ सकते हैं। इसी रिजिडिटी को सॉफ्टन करने के लिए इक्विटी का डेवलपमेंट हुआ था। सिंपल वर्ड्स में जहां लॉ की स्ट्रिक्टनेस इनजस्टिस क्रिएट करती है, वहां इक्विटी फेयरनेस लेकर आती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अकॉर्डिंग टेक्निकली वैलिड हो सकता है, लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्सन से अंडू इन्फ्लुएंस या प्रेशर में करवाया गया हो, तो इक्विटी उस कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर सकती है। इसलिए इक्विटी का पर्पस सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं, बल्कि रूल्स को अप्लाई करते वक्त जस्टिस इंश्योर करना है। तो दोस्तों, इक्विटी का फोर्थ इंपॉर्टेंट नेचर है इक्विटी एक्ट्स ऑन कॉन्साइंस। इसका मतलब है कि इक्विटी सिर्फ किसी पर्सन के एक्शन को नहीं, बल्कि उसकी नीयत और कॉन्साइंस को देखती है। जब किसी व्यक्ति का कंडक्ट अनफेयर, डिसऑनेस्ट या अनएथिकल होता है, तब इक्विटी उसके अगेंस्ट रिलीफ प्रोवाइड करा सकती है। सिंपल वर्ड्स में इक्विटी ये नहीं पूछती कि आपने सिर्फ क्या किया है, बल्कि ये देखती है कि आपकी नीयत क्या थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या अनड्यू इन्फ्लुएंस करता है, तो इक्विटी उससे फायदा उठाने नहीं देती और अफेक्टेड पर्सन को जस्टिस देने की कोशिश करती है। इसलिए कहा जाता है कि इक्विटी का फोकस सिर्फ लीगल राइट्स पर नहीं, बल्कि इंसान की कॉन्साइंस और होनेस्टी पर भी होता है। इक्विटी का फिफ्थ इंपॉर्टेंट नेचर है इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम। एक्ट्स इन पर्सोनम का मतलब है कि इक्विटी प्रॉपर्टी पर डायरेक्टली एक्ट नहीं करती, बल्कि पर्सन के अगेंस्ट एक्ट करती है। यानी इक्विटी कोर्ट किसी प्रॉपर्टी को ऑर्डर नहीं देती, बल्कि उस पर्सन को ऑर्डर देती है जो उस प्रॉपर्टी या डिस्प्यूट से रिलेटेड है। सिंपल वर्ड्स में इक्विटी कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ ए पर्सन, नॉट द प्रॉपर्टी इटसेल्फ। इसका एग्जांपल देखते हैं। कोर्ट किसी डिफेंडेंट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर दे सकती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कह सकती है, या फिर इंजंक्शन इश्यू करके किसी पर्टिकुलर एक्ट को करने या ना करने का ऑर्डर दे सकती है। इसलिए इक्विटी एक्ट इन पर्सोनम का एसेंस ये है कि इक्विटी इंसान के बिहेवियर और एक्शन को रेगुलेट करके जस्टिस इंश्योर करती है।
इक्विटी का सिक्स नेचर है इक्विटी प्रोवाइड्स डिस्क्रिशनरी रेमेडीज। इसका मतलब है कि इक्विटेबल रेमेडीज किसी पर्सन को ऑटोमेटिकली या एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं मिलती हैं। इक्विटी रिलीफ देने से पहले कोर्ट ये देखती है कि पार्टीज का कंडक्ट कैसा है और केस के सर्कमस्टांसिस क्या हैं। अगर एप्लीकेंट ने होनेस्टली और फेयरली एक्ट किया है तभी कोर्ट अपने डिस्क्रिशन यूज करके उसे रिलीफ ग्रांट करती है। सिंपल वर्ड्स में इक्विटी रिलीफ मांगने से नहीं बल्कि डिजर्व करने से मिलता है। इक्विटी कई इंपॉर्टेंट रेमेडीज प्रोवाइड करती है जैसे इंजेक्शन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, रेटिफिकेशन, अकाउंट ऑफ प्रॉफिट ऐसे। इसीलिए इक्विटी का फोकस सिर्फ लीगल राइट्स पर नहीं बल्कि फेयरनेस और पार्टीज के कंडक्ट पर भी होता है। इक्विटी का सेवंथ इंपॉर्टेंट नेचर है इक्विटी फॉलोज द लॉ। इसका मतलब है कि इक्विटी लॉ की रिस्पेक्ट करती है और लॉ के अगेंस्ट काम नहीं करती। इक्विटी लॉ को सप्लीमेंट जरूर करती है लेकिन उसकी जगह नहीं लेती। इक्विटी किसी भी केस में अपनी मर्जी से इंटरफेयर नहीं करती। ये तभी इंटरफेयर करती है जब जस्टिस और फेयरनेस के लिए ये इंटरफेरेंस जरूरी हो। सिंपल वर्ड्स में इक्विटी लॉ को फॉलो करती है लेकिन जहाँ लॉ से इनजस्टिस हो रहा हो वहाँ जस्टिस इंश्योर करने के लिए हेल्प करती है। इसी प्रिंसिपल को एक फेमस मैगजीन में कहा गया है इक्विटी फॉलोज द लॉ। इसलिए इक्विटी का पर्पस लॉ को इग्नोर करना नहीं बल्कि लॉ के साथ मिलकर फेयर और कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कराना है। तो अब इक्विटी का 8 सबसे इंपॉर्टेंट नेचर है इक्विटी इज गाइडेड बाय मैक्सिम्स। मैक्सिम्स वो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं जो कोर्ट को इक्विटेबल जस्टिस प्रोवाइड करने में गाइड करते हैं। इन्हें हम इक्विटी के गाइडिंग रूल्स भी कह सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में मैक्सिम्स आर द बैकबोन ऑफ द इक्विटी। ये मैक्सिम्स कोर्ट को बताते हैं कि फेयरनेस और जस्टिस को प्रैक्टिकली वे में कैसे अप्लाई करना है। कुछ इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स ये दे रखी हैं, इनको हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। जैसे कि इक्विटी विल नॉट सफर ए रॉन्ग विदाउट ए रेमेडी, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। ये ऐसे काफ़ी ये है मैक्सिम्स हैं, इनको हम आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। इसलिए कहा जाता है कि इक्विटी के प्रिंसिपल्स रैंडम नहीं होते बल्कि वेल एस्टेब्लिश्ड मैक्सिम द्वारा गाइड होते हैं जो कोर्ट को फेयर और जस्ट डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। इक्विटी का 9th इंपॉर्टेंट नेचर है इक्विटी रिकॉग्नाइजेज इक्विटेबल राइट्स एंड इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि इक्विटी कुछ ऐसे राइट्स और इंटरेस्ट को भी रिकॉग्नाइज करती है जिन्हें स्ट्रिक्ट लीगल रूल्स में हमेशा रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती। इक्विटी का फोकस सिर्फ लीगल ओनरशिप पर नहीं होता बल्कि ये भी देखती है कि असल में बेनिफिट किस व्यक्ति को मिलना चाहिए और फेयरनेस किस में है। सिंपल वर्ड्स में इक्विटी लीगल राइट्स के साथ साथ इक्विटेबल राइट्स को भी प्रोटेक्शन देती है। इसके एग्जांपल्स हैं बेनिफिशियल इंटरेस्ट अंडर ए ट्रस्ट, इक्विटेबल ओनरशिप, फिड्यूशरी ऑब्लिगेशंस। फॉर एग्जांपल ट्रस्ट में प्रॉपर्टी का लीगल ओनर कोई और हो सकता है लेकिन उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल बेनिफिट किसी बेनिफिशियरी को मिलना होता है। इक्विटी उस बेनिफिशियरी के राइट को प्रोटेक्ट करती है। इसलिए इक्विटी सिर्फ लीगल टाइटल नहीं देखती बल्कि फेयरनेस और रियल इंटरेस्ट को भी रिकॉग्नाइज करती है। इक्विटी का लास्ट इंपॉर्टेंट नेचर है इक्विटी इज फ्लेक्सिबल एंड इवॉल्विंग। इसका मतलब है कि इक्विटी रिजिड या फिक्स्ड रूल्स तक सीमित नहीं है। समय के साथ सोसाइटी में जो नए चेंजेस और नई फॉर्म्स ऑफ इनजस्टिस आते हैं इक्विटी उनके अकॉर्डिंग खुद को अडॉप्ट कर लेती है। सिंपल वर्ड्स में लॉ में रिमेन फिक्स्ड बट इक्विटी ग्रो विद द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। यही फ्लेक्सिबिलिटी इक्विटी को स्पेशल बनाती है। जब मॉडर्न सिचुएशन में एग्जिस्टिंग लीगल रूल सफिशिएंट नहीं होते तब इक्विटी कोर्ट्स को इफिशिएंट और फेयर रेमेडीज प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। इसलिए इक्विटी को एक लिविंग और प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ जस्टिस माना जाता है जो चेंजिंग सोशल कंडीशंस के साथ इवॉल्व होती रहती है और हर सिचुएशन में फेयरनेस इंश्योर करने का प्रयास करती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेचर ऑफ इक्विटी इन इंडिया की। इंडिया में इक्विटी के लिए अलग कोर्ट नहीं है लेकिन इक्विटी के प्रिंसिपल हमारे लीगल सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट हैं और कोर्ट्स इन्हें रेगुलरली अप्लाई करती हैं। इक्विटेबल प्रिंसिपल्स को मेनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट और जुडिशियल प्रेसिडेंट्स के थ्रू रिकॉग्नाइज किया जाता है। जब किसी सिचुएशन में स्टैट्यूटरी लॉ कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर पाता तब इंडियन कोर्ट फेयरनेस, गुड कॉन्साइंस और जस्टिस को इंश्योर करने के लिए इक्विटेबल प्रिंसिपल्स का सहारा लेती हैं। सिंपल वर्ड्स में इंडिया में इक्विटी एक सेपरेट कोर्ट सिस्टम नहीं है बल्कि जस्टिस को फेयर और कंप्लीट बनाने का एक इम्पोर्टेंट लीगल प्रिंसिपल है। तो दोस्तों आज हमने नेचर ऑफ इक्विटी को डिटेल्स में समझा और देखा कि इक्विटी का मेन पर्पस फेयरनेस, जस्टिस और गुड कॉन्साइंस को प्रोटेक्ट करना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लीगल टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।